नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आधुनिक भारत के कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही जिस प्रकार से मैं इनकी व्याख्याएं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ क्वेश्चन उठा लिए, यहाँ चिपका दिए, आपको बोल के सुना दूंगा। यदि ऐसा मैं करूँगा तो ऐसे तो यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो उपलब्ध हैं, आप मेरा ही वीडियो क्यों देखेंगे। तो मैं भी ये प्रयास करता हूँ कि एंगेजमेंट बनी रहे, आप ज़्यादा एंगेज हों, पूरा वीडियो देखें। इसलिए मैं नए नए प्रश्न और काफ़ी बेहतर तरीके से उनका संयोजन लेकर आता हूं, उनकी व्याख्याएं लेकर आता हूं, ताकि आप लोगों के लिए फायदा हो। और टाइम वेस्ट किए बिना हम शुरू करते हैं। पहला, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा बनाने का कार्य किसे सौंपा था? तो ये एक इजी सा क्वेश्चन है और इसका आंसर है जेम्स रेनेल, ए। दूसरा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे जेम्स मिल। आपने इतिहास लेखन में भी जेम्स मिल का नाम सुना होगा। और इनकी जो पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसमें उन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालखंड में। और मिल की सोच के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वो जो एशियाई समाज हैं उनके बारे में वो कहता था कि सभ्यता के मामले में ये यूरोप से काफ़ी पीछे हैं। और वो चाहता था, और मतलब उसके दिमाग में ये था, या वो सिर्फ दिखाना चाहता था, वो ये कहा करता था कि भारत को सभ्यता की राह में लाने के लिए ब्रिटेन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और उसने सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए और यहाँ की जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान करने का काम ब्रिटेन के लोगों को करना चाहिए। तो ये उसकी सोच थी, निश्चित रूप से सही नहीं कही जा सकती। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सरकारी रिकॉर्ड संभाल कर रखने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिकॉर्ड है ये। पहला है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभाल कर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय बनाए गए। बिल्कुल, उन्होंने अभिलेखागार और संग्रहालय बनाए। दूसरा, प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें तैयार की जाती थी, जिन्हें खुशनवीशी में माहिर लोग लिखते थे। यानी जो भी डॉक्यूमेंट होते थे, सरकारी डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट, उनकी कॉपीज बनाई जाती थी। और कॉपी बनाने का काम खुशनवीश लोग करते थे, जिनकी मतलब हैंडराइटिंग अच्छी होती थी, उनको लिखने में माहिर होते थे, उनको खुशनवीश बोला जाता था। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा है, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। बिल्कुल, अब भी और पहले भी इतिहासकार अंग्रेजों के रिकॉर्ड देखकर इतिहास लिखते रहे हैं। तो ये तीनों ही कथन सही है। तो इसका आंसर होगा डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आने का सही क्रम कौन सा है? तो इसके सही क्रम में ऑप्शन बोलने की कोई जरूरत है नहीं, चारों ऑप्शन मैं वैसे ही बता देता हूं। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद में आए डच, डच के बाद में अंग्रेज, अंग्रेज के बाद में जैसे ऑप्शन में नहीं है लेकिन डेनमार्क वाले आए थे, और उसके बाद में अंत में आए हैं फ्रांसीसी। तो ये इनका सही क्रम है। डेन इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये सी ऑप्शन इसका सही है। और पुर्तगालियों के बारे में आपको फैक्ट बताइए कि ये सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में 1961 में जाकर ये गए थे। पांचवा क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 17वीं शताब्दी का मतलब 1601 से 1700 तक का समय हो गया, और पूर्वार्ध का मतलब पहले का आधा हिस्सा, तो 1601 से 50 तक का, इस कालखंड की बात हो रही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। हाँ, जब 1600 ईस्वी में इनको अधिकार दिया गया था तो इनको पूर्व में एकाधिकार दिया गया था कि सिर्फ आप ही व्यापार करेंगे। और इनका एकाधिकार कब समाप्त होता है? 1813 में जाकर समाप्त होता है। प्रश्न से अलग बता रहा हूं, आपके लिए काम की बात है। 1813 का जो चार्टर एक्ट है, वहां जाकर कंपनी के अधिकार जो है उसका एकाधिकार समाप्त किया गया कि व्यापार अब दूसरी कंपनियां भी कर सकते हैं। लेकिन जो चीन के साथ कंपनी का व्यापार था और उनका जो चाय का व्यापार था, उसका एकाधिकार अभी भी बनाए रखा। और 1813 की बहुत सारी बातें हैं, कुछ बातें चलिए मैं बता ही देता हूँ, शुरू कर दिया तो। ईसाई मिशनरियों को, जो ईसाई धर्म के प्रचारक हैं, उनको भारत में प्रचार करने की अनुमति इस एक्ट के माध्यम से दी गई थी। फिर भारतीयों की जो शिक्षा है उस पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, ये भी 1813 के चार्टर एक्ट में था। और इसके अलावा जो स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं उनको टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया, कर लगाने का अधिकार वगैरह दिया गया था। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आता है, जिसमें बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और फिर 1853 का चार्टर एक्ट आता है, ये आखिरी चार्टर एक्ट है। उसके बाद के जो हैं उसको भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम कहते हैं। तो इस प्रकार की बातें आपको जाननी चाहिए। क्या आपको इस प्रकार से बीच में जो मैं बातें बताता हूं, ये आपको ऐसा लगता है कि बीच में फ्लो टूट जाता है, या आप सोचते हैं कि नहीं ऐसी बातें बतानी चाहिए? आप कमेंट में जरूर बताना। तो पहला, इनको एकाधिकार प्राप्त था 1601 से 1650 के दौरान, ये ठीक है।
इस समय तक पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके थे। पुर्तगाली तो 1498 से शुरू हो गए थे और पश्चिमी तट पर खासतौर से गोवा पर तो उनकी बहुत तगड़ी उपस्थिति दर्ज थी, उनके कब्जे में ही था सब। तो ये बिल्कुल ठीक कथन है। तीसरा, भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की यूरोप के बाजारों में बहुत अधिक मांग थी। तो ये तो हमेशा से ही थी 16वीं-17वीं शताब्दी में। तो ये 1601 से 50 के दौरान का ये कथन बिल्कुल ठीक है। तो तीनों कथन सही हैं, तो इसका आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर कालिकाता गांव की जमींदारी खरीदी थी जो बाद में कलकत्ता बना। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने 3 गांवों की जमींदारी खरीदी थी, गोविंदपुर, सुतनाती और कालिकाता, और यही कालिकाता आगे जाकर कलकत्ता बना। दूसरा है, कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया जिसके अनुसार कंपनी और कंपनी के अफसर जो निजी तौर पर व्यापार चलाते थे दोनों बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकते थे। इसमें थोड़ा सा झोल है इस कथन में, क्योंकि कंपनी को तो व्यापार का अधिकार दिया था, व्यापार कर सकते थे, लेकिन निजी तौर पर जो अंग्रेज अफसर हैं वो निजी तौर पर बिना शुल्क चुकाए व्यापार नहीं कर सकते थे। सिर्फ कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान उन्होंने जारी किया था। तो ये दूसरा कथन पूर्णतः सही नहीं है, तो इसको ये गलत हो गया। तो जो छठा क्वेश्चन है इसका आंसर होगा केवल 1 यानी ए। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है? मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, इनमें से क्रम से हमें सेट करने हैं। तो सबसे पहले मुर्शिद कुली खां बनते हैं, उसके बाद में दूसरे नंबर पर इनके दामाद सुजाउद्दीन बनते हैं, सुजाउद्दीन के बाद में इसका बेटा सरफराज बनता है। ये तो कुछ ही समय तक रहा है, इसीलिए इतिहास की पुस्तकों में नाम इसका कम मिलता है, 1739-40 में। और सरफराज को मारने के बाद में बनता है अलीवर्दी खान। ये सरफराज को मारकर गद्दी पर बैठता है, फिर मुगल बादशाह को नजराना पेश करके और अपना काम पक्का कर लेता है। और इसके बाद में सिराजुद्दौला आते हैं, इसके नाती, वो हम सब जानते हैं। तो ये क्रम है, मुर्शिद, सुजाउद्दीन, पहला होगा मुर्शिद, सुजाउद्दीन, सरफराज खां और अलीवर्दी खां। ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब युद्धों की बात आ जाती है, जैसे अलीवर्दी खां के बाद में सिराजुद्दौला आता है, उसके बाद में युद्ध शुरू हो जाते हैं। प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, और अलीवर्दी खां ने पहले ही कह दिया था, इसका जो नाती था सिराजुद्दौला, इसको अपनी मृत्यु के समय उसने कहा था कि देश के अंदर, या कह सकते हैं राज्य के अंदर, यूरोपीय शक्तियों की, ये यूरोपीय जातियां हैं, इनकी शक्ति बहुत बढ़ गई है और इन पर नजर रखना। ये जो तीनों यूरोपीय जातियां हैं इनको एक साथ खत्म करने की कोशिश मत करना, पहले अंग्रेजों को मारने की कोशिश करना, इनको हटाने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। तो पहले अंग्रेजों की शक्ति कम करना और उन्हें किले बनाने या फौज रखने की अनुमति भूल से भी न दे देना। तो इस प्रकार की बातें वो अपनी मृत्यु के समय सिराजुद्दौला को बता कर जाते हैं। तो प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। बिल्कुल ठीक है। सेनापति मीर जाफर की सैनिक टुकड़ियों ने युद्ध में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया। हाँ, युद्ध में गए थे वो भाग लेने के लिए, लेकिन भाग नहीं लिया, उन्होंने निष्क्रिय बने रहे। जैसे राय दुर्लभ हैं, मीर जाफर हैं, दोनों ने ही अपनी जो सेनाएं थी इनके पीछे, उनको भाग नहीं लेने दिया। तीसरा है, इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बनाया गया। तो ये भी ठीक है। मीर जाफर का बेटा ही शायद उसका पीछा करता है, मीरान, वही उसको मरवाता है, तो इसको मार दिया जाता है। तीनों कथन ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 3। 9वां क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह युद्ध कंपनी और मीर जाफर के बीच लड़ा गया। नहीं, बक्सर का युद्ध, जैसे प्लासी के युद्ध में बाद में मीर जाफर बनता है, मीर जाफर के बाद में हटाकर बीच में ही मीर कासिम को बना दिया जाता है, तो मीर कासिम के साथ होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है मीर कासिम के साथ में, तो ये गलत है। इस युद्ध में कंपनी की जीत के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। नहीं, युद्ध में जीत के बाद दोबारा मीर जाफर को नवाब बनाया गया। पहले जाफर था, फिर कासिम को बनाते हैं, तब बक्सर का युद्ध होता है, फिर दोबारा मीर जाफर को बनाते हैं। दूसरा कथन भी गलत है। इस युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो कर रहा था। बिल्कुल ठीक है, इस समय कमांडर इन चीफ सेना का यही था, तो यही नेतृत्व कर रहा था। तो तीसरा कथन इसका सही है। इसके शायद मैं नीचे ऑप्शन लिखना भूल गया, आप ये मान सकते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर होगा, इसका कथन, तीसरा कथन सही है। जो भी ऑप्शन उसके हिसाब से होगा उसका आंसर आप दे देंगे। 10वां क्वेश्चन है, मीर जाफर की मृत्यु के बाद नवाब कौन बना? तो मीर जाफर की मृत्यु के बाद में, ये देखिए कई बार आप कहते हैं जैसे मीर कासिम नाम आते ही आपने टिक कर दिया, एग्जाम में गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ मीर जाफर की मृत्यु के बाद पूछा है। पहले तो मीर जाफर था, उसके बाद में मीर कासिम बनता है, फिर वापस मीर जाफर बनता है। मीर जाफर की मृत्यु के बाद में
नजमुद्दौला बनता है। तो ये आप ध्यान रखना, नजमुद्दौला के बाद में सैफुद्दौला बनता है, फिर मुबारकुद्दौला बनता है, लेकिन इसके बाद में कौन बना, तो इसका आंसर तो नजमुद्दौला होगा। और ये 1775 तक ये सिस्टम चलता रहता है और 1775 में वारेन हेस्टिंग्स नवाबी के पद की समाप्ति की घोषणा कर देता है। तो ये थी कुछ जानकारियां जो मुझे लगी आपके लिए उपयोगी होंगी, इसलिए मैंने इनके प्रश्न बनाए और ये एनसीईआरटी की पुस्तकों से लिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको काफी सहायता देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना अनुभव बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।